हेलो दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग एक वर्ष के संपूर्ण करंट अफेयर्स देख रहे थे। दोस्तों, उसी के क्रम में आज हम लोग चर्चित व्यक्ति, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ पर चर्चा करने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, पार्ट सेकंड इसका होने वाला है। यह दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कल आप लोगों का ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाकर उसको देखकर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, यह मेरे द्वारा लिया जा रहा है, मतलब ललित द्विवेदी के द्वारा लिया जा रहा है, डिस्कशन किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग किसी भी एग्जाम, ये ऊपर लिखे हुए हैं थंबनेल में देख लीजिए, टाइटल बार ऊपर लिखा हुआ यूपीपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी का मतलब सीजीएल हो गया, आप लोग का जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक, एमटीएस हो गया। सब में समान रूप से यह उपयोगी है और यह आप लोगों का यूपीपीएससी और बीपीएससी सॉरी पीसीएस और टीआरई 4 का एग्ज़ाम आने वाला सब एग्ज़ाम्स में, सभी एग्ज़ाम्स में दोस्तों यह चर्चित व्यक्ति से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, तीसरा दोस्तों आप लोग का स्टेट लेवल का क्वेश्चन बनेगा। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस देख के जाने पड़ेंगे। और एनटीपीसी दोस्तों बता दें आप लोग को, एनटीपीसी और एसएससी, जीडी, यूपीपी, यूपीएसआई में तो भरपूर मात्रा में चर्चित व्यक्ति से क्वेश्चन आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का सबसे फेवरेट है। तो ऊपर जो टाइटल बार लिखा हुआ है उससे क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट वन लाइनर। यह पीसीएस और बीपीएससी और पीसीएस आरओ और टीआरई के एग्जाम में, दोस्तों टीआरई के एग्जाम में भी वन लाइनर फॉर्मेट का क्वेश्चन बनता है चर्चित व्यक्ति से। लेकिन दोस्तों, यह जो आप लोग को नीचे दिख रहे हैं यूपी पीएससी, बीपीएससी और पीसीएस, आरओ, इसमें दोस्तों स्टेटमेंट के रूप में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ते चलना। जिनके सारे एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स में बैठते हैं जो छात्र, उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है यह डिस्कशन। आप लोग, आशा करते हैं आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और पढ़ाई में अपने ऐड करके इसका लाभ उठाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल का ध्येय आप लोग को तो पता ही है कि पढ़ाना है, डिस्कशन करना, आप लोग को अपडेट देना है। और आने वाले समय में इस पर एक से अधिक 2 से 3 टीचर जुड़ने वाले हैं और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सब कुछ अच्छा होगा इस पर और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है चैनल, वैसे वैसे आप लोग को चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और सब्सक्राइब तो करके रख ही लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आप लोग को इस चैनल का महत्व दिखेगा और यह आप लोग को लाभ पहुँचाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ऐसा करेंगे। और आप लोग का मैंने 2-3 मिनट लिया तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि यह डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था। तो चलते हैं दोस्तों, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को देर न करते हुए। तो जिस किसी को भी अगर याद होगा, अगर पूरी क्लास किसी ने एंजॉय किया होगा और डिस्कशन किया होगा, देखा होगा, तो उनको, उस छात्र को ज़रूर पता होगा कि डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल से हमने कहा था स्टार्ट करेंगे कल, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी हो चुका है तो वो चीज़ों पर ज़्यादा टाइम ना करेंगे। वैसे भी 3 से 4 मिनट हम लोगों का डिस्कशन करने में थंबनेल चला गया। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल पहला आप लोगों का दोस्तों इस क्लास का पहला पॉइंट है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल फेमस पर्सनालिटी थी, फेमस व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। तो इनका क्या योगदान रहा? अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर नारायण अग्रवाल है। क्या है? अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर नारायण अग्रवाल का 15 अगस्त 2024 को निधन हो गया। कब निधन हो गया? 15 अगस्त 2024 को। अब डॉक्टर नारायण अग्रवाल से संबंधित आप लोग का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, क्योंकि अग्नि मिसाइल के जनक कोई छोटी मोटी तो बात है नहीं कि जनक ऐसे ही कहा जाने लगा। तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। और डेट इसकी पूछी जा सकती है 15 अगस्त 2024। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट जो आप लोग का है, जिस पे हम नीचे ये बना रहे हैं सर्किल, भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने? डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। डॉक्टर राम नारायण सॉरी, एक सेकंड,
ज़्यादा देर देखो स्पीड में नहीं चलेंगे, स्पीड में चलते हैं तो कुछ याद नहीं होता है। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, इनका इसे याद रखना, राम नारायण अग्रवाल। आरएनए, ठीक है, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, आरएनए याद रखना, जो कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में प्रयोग होता है। यह याद रखना आप लोग, आरएनए भारत में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल में प्रयोग होता है। तो याद रखना, प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? आरएनए ने। आरएनए मतलब राम नारायण अग्रवाल। 1990 में पद्मश्री, और ये पद्मश्री इम्पोर्टेंट है, 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह भी इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों यह कैसे फ्रेम होगा क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा टाइम देना, टाइम देने में कमी ना बरतना, कमी ना छोड़ना, और आप लोग को क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। यह पूछ लिया जाएगा, ऊपर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और यह वाला स्टेटमेंट जोड़ के दे दिया जाएगा दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट यह दिया जाएगा आप लोग का कि पद्मश्री 1990 में मिला, और यहाँ से चेंज कर देगा या तो इसको चेंज कर देगा। आप लोग का 2 स्टेटमेंट बना देगा इसी से, ठीक है। 2000 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। अगर वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा, डायरेक्ट राम नारायण अग्रवाल से पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और डीआरडीओ के वैज्ञानिक के रूप में अग्रवाल ने 1983 से 2005 तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। यहाँ से क्वेश्चन, ये फेमस पर्सनालिटीज़ जो होते हैं उस पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों। डॉक्टर एस श्रीधर, याद रखना, भारतीय डॉक्टर एस श्रीधर को जुलाई 2024 में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन का फेलो नियुक्त किया गया है। तो छोटी मोटी पदवी यहाँ से हम लोगों को मिल जाता है, स्कूल में कोई ट्रॉफी मिल जाती थी तो चिल्लाने लगते थे, और इनको तो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय रासायनिक औद्योगिक संस्थान हैदराबाद में, यह पूछ लिया जाता है क्वेश्चन जीके में कि भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में। रासायनिक इंजीनियर और मुख्य वैज्ञानिक हैं, छोटे मोटे आदमी समझे हो, यश श्रीधर जी को। तो यश श्रीधर और डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल जी को याद रखना, ये दोनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं। पर्सनालिटीज़ मतलब व्यक्ति हैं। सीताराम येचुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको ज़्यादा याद नहीं करने वाला है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के महासचिव रहे हैं सीताराम येचुरी। 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, 12 सितंबर 2024 को निधन हुआ, ठीक है दोस्तों। और आगे दोस्तों, आगे इनका इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको नहीं स्किप कर सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से पढ़ने की थोड़ा बहुत ज़रूरत है, यहाँ से इनको पढ़ने की ज़रूरत है। सॉरी, अप्रैल 2015 में वह पार्टी के महासचिव चुने गए। 2015 में पार्टी के महासचिव चुने गए, ये भी इम्पोर्टेंट है नहीं, मैंने गलती से पढ़ दिया इसको, यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये। येचुरी द्वारा लिखी गई पुस्तकों में लैंड हैंड ड्राइव इनकी पुस्तक है, यह हिंदू राष्ट्र क्या है इनकी पुस्तक है, और घृणा की राजनीति यह भी पुस्तक है, 21वीं सदी का समाजवाद यह भी पुस्तक है। तो यह 4 पुस्तकें आप लोग को इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड ड्राइव, यह हिंदू राष्ट्र क्या है, घृणा की राजनीति, 21वीं सदी का समाजवाद, यह 4 पुस्तकें आप लोग दोस्तों याद रखना। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया ले रहे हैं समय तो ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग को याद भी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुद्धदेव भट्टाचार्य, अभी हम स्पीड में चलने लगे तो लोग कहेंगे बड़ी स्पीड में पढ़ाते हैं, अब स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पीड कम भी कर सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं आता। आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, 1.5 गुना लगा लेना और स्पीड में देखना, अगर जिसको स्पीड में देखना है, जिसको समझना है वो आराम से चलेगा। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री व माकपा CPIM के वरिष्ठ नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य, ठीक है दोस्तों। 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, बस इतना याद करने वाला है। और कहाँ निधन हुआ कहाँ नहीं निधन हुआ ये कुछ याद करने वाला नहीं है, या कहीं भी पूछा नहीं जाएगा, NTPC SSC छोड़कर कहीं पूछा नहीं जाएगा। स्टेट PCS में नहीं पूछा जाएगा, PCS और BPSC में भी, BPSC में शायद पूछ ले लेकिन PCS में नहीं पूछेगा, UP PCS में। आनंद कुमार सुपर 30 के जो
कोचिंग के संस्थापक हैं। ठीक है, तो यह महान गणितज्ञ हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं, क्योंकि मूवी भी आ चुकी है इन पर। जुलाई 2024 में इनको क्या किया गया, दक्षिण कोरिया के कोरिया पर्यटन संगठन KTO द्वारा मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। क्या, ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। साथ ही संगठन ने विशेष कोरिया सुपर 30 पैकेज शुरू करने की भी घोषणा की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस पैकेज से छात्रों को देश की यात्रा करने और वहाँ की संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। यह याद रखना, विशेष कोरियाई सुपर 30 पैकेज किस लिए है, तो इसलिए है। ठीक है, छात्रों को देश की यात्रा करने और वहाँ की संस्कृति जानने और जानने के बारे का अवसर जानने का अवसर मिलेगा, बस यही है। अगला है दोस्तों राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल, इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICG के महानिदेशक राकेश पाल का हृदयघात मतलब हार्ट अटैक से इनका चेन्नई में निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, 18 अगस्त 2024 को। तो बस यही पूछा जाएगा कि राकेश पाल का निधन हो गया, वह कौन थे, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, नीचे वाला, जैसे आप लोग का ये वाला इम्पोर्टेंट है। राकेश पाल के निधन के बाद अक्टूबर 2024 में एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो यह नया क्वेश्चन आप लोग का हो जाता है, भारतीय तटरक्षक बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो यस परमेश को नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर आए या किसके निधन पर आए, तो राकेश पाल के निधन पर इनको नियुक्त किया गया। अगला है दोस्तों अर्जुन वाजपेयी। टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, हम हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग को समय देना पड़ेगा, और समय तो आप लोग को होना ही चाहिए। इत्मीनान से आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास कीजिए, क्योंकि वार्षिकी चल रही, कोई डे बाई डे वाली क्लास नहीं है। अर्जुन वाजपेयी आप लोग देख लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, क्योंकि यह पर्वतारोही हैं। क्या है, पर्वतारोही हैं, भारतीय पर्वतारोही हैं अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में चीन के हैं माउंट सिंगापांगमा, ये बहुत सारे लोग इस पर चढ़ चुके हैं। तो यह कहाँ है, चीन के तिब्बत में है। इसकी ऊंचाई जरूर याद रखना, ऊंचाई 100% किसी न किसी के एग्जाम में टकरा जाएगी आप लोगों से। 8027 मीटर की ऊंचाई है। तो इन्होंने सफल चढ़ाई की है, और 80 मीटर से ऊंची पर्वत चोटियों। आगे दोस्तों इधर आ जाते हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों को कष्ट होता है इधर उधर होने में, लेकिन क्या करें दोस्तों, डिजिटल बोर्ड है नहीं जो PPT पे फटाफट जो है इधर उधर खींचते रहे अपनी उंगलियों को और आता रहे। हालांकि PPT मैं इस पर भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जो मज़ा PDF में है। अर्जुन की यह 8वीं सफल चढ़ाई थी। कितनी, 8वीं। माउंट सिसा पांगमा चोटी दक्षिण मध्य तिब्बत में, देख लीजिए दोस्तों, अभी आप लोगों को बताया था तिब्बत में है, तो दक्षिण मध्य तिब्बत में है माउंट सिका पांगमा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8000 प्लस, याद रखना, बस काम खत्म। 8037 है, तो 8000 याद रखना दोस्तों। 8037 ही है कि मैंने बोल दिया 37 है, तो 37 है। 8027 है दोस्तों, 8000 क्या है, 27। यह है 8027 ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में देख लेते हैं नेपाल सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। नेपाल सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, और इस चोटी को गोसाई नाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोसाई नाथ। यह प्रश्न आप लोगों से बन सकता है। अगला है सुंदरराजन पद्मनाभम, याद रखना, इनका शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, SRP, सुंदरराजन पद्मनाभम। ठीक है, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सुंदरराजन पद्मनाभन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नटवर सिंह को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे। तो यह क्या थे, भारत के पूर्व विदेश मंत्री व कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना नटवर सिंह को। आगे बढ़ते हैं। यह पूछा जा सकता है नटवर जी के बारे में कि
1984 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, किसे सम्मानित किया गया था? नटवर सिंह को 1984 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगला आ जाता है आप लोग का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी यामिनी कृष्णमूर्ति। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको लगा लीजिए। क्या? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन 110% मिलते हुए नजर आएंगे जितने भी एग्जाम आप लोग के लगेंगे, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शास्त्रीय नृत्यांगना थी। क्या थी? शास्त्रीय नृत्यांगना थी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त। इसका इनका क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बन सकता है, दूसरे देशों में भी पूछी जा सकती है। जैसे हमारे दूसरे देश के हमारे दो देश में पूछा जा सकता है कि इनका निधन हो गया, ये कौन थे, तो इनका भी प्रश्न दूसरे देशों में बन सकता है। यामिनी कृष्णमूर्ति का 83 वर्ष की निधन हो गया। यह शास्त्रीय नृत्यांगना थी, डांसर थी। ठीक है, 3 अगस्त 2024 को निधन हुआ। इनकी डेट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको याद करके रखना जरूर है। नई दिल्ली में निधन हुआ है, स्थान भी पता होना चाहिए, क्योंकि यामिनी कृष्णमूर्ति फेमस पर्सनालिटीज़ में से एक थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 1940 में इनका जन्म हुआ था। और यह 5 वर्ष से नृत्य कला के लिए समर्पित थी। तो यह पूछा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन यह पूछा जाएगा कब डेथ हुई, तो 3 अगस्त 2024 को कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई। ठीक, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे था? तो शास्त्रीय नृत्यांगना थी, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इनकी इम्पोर्टेंस थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे भी दूसरे भी जो आगे नहीं, उन्हीं से रिलेटेड पहला फैक्ट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति ने भरतनाट्यम, क्या दोस्तों? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और उड़ीसी में विशेष ख्याति प्राप्त की। तो तीन यहाँ भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और उड़ीसी में विशेष ख्याति प्राप्त की। नई दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस नाम से नृत्य प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। यामिनी स्कूल ऑफ डांस। पद्मश्री इनको कब मिला? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी दोस्तों हैं ये, मन खुश हो जाता है ऐसी पर्सनालिटीज़ को पढ़ते पढ़ते। पद्मश्री इनको मिला था 1968 में, पद्म भूषण मिला था इनको 2001 में, पद्म विभूषण मिला था 2016 में। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलना तय है पीसीएस में। किसमें? पीसीएस में, बीपीएससी में, और दोस्तों आप लोग का आरओ में। यहाँ से आप लोग को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे, आज रट लीजिए, वहाँ क्वेश्चन आप लोग का नहीं गलत होगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था दोस्तों? 1977 में मिला था। सिर्फ इतना ही दे देगा तो यही काफ़ी है। ये एक तो इतनी मतलब क्या कहते हैं ना, इतना सम्मान प्राप्त कर लो कि इनका सूची 1 सूची 2 में मिलान करना पड़ जाए हैं, मिलान करना पड़ जाए। वैसे तो खाली वनडे एग्जाम्स में तो इतना ही पूछा जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे था? शास्त्रीय नृत्यांगना थी। कब डेथ हुई? 3 अगस्त 2024 को। कहाँ हुई? नई दिल्ली में। बस इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन यह पीसीएस के लिए पीसीएस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, तो पीसीएस में पूछा जाएगा। अंशुमान गायकवाड़ जो थे दोस्तों, आप अपने ही पूर्व वर्ष के जाने माने क्रिकेटर थे अंशुमान गायकवाड़। उन कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद उनका 31 जुलाई 2024 को निधन हो गया। कितने वर्ष के थे? 71 वर्ष के थे दोस्तों। बाकी याद करने वाला नहीं है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच भी वह रहे थे। यह सब नहीं होगा, बस इतना ही पूछा गया। अंशुमान गायकवाड़ का निधन हो गया, तो वह किस खेल से संबंधित थे? तो क्रिकेट से संबंधित थे। इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो हमारे क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है वह चीज़ें हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो वह हम लोग पढ़ेंगे। सर्वोच्च सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। किसको किसको सम्मानित किया गया था? गायकवाड़ जी को, अंशुमान गायकवाड़ जी को 2018 में। 2018 में, एक सेकेंड दोस्तों मेरा कहीं से छूट गया है। हाँ, 2018 में सर्वोच्च सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था गायकवाड़ जी को। बस इतना याद रखना। अदिति आनंद क्या कहें दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति जी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही अदिति आनंद जी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा की हैं और 25 वर्ष की कलाकार हैं। ठीक है, उनकी यह कलाकृति है मैरी गोल्डस। क्या है? मैरी गोल्डस इनकी कलाकृति है। के लिए अक्टूबर 2024 में प्रतिष्ठित
विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के चित्रण पुरस्कार में उभरते चित्रकार श्रेणी में सम्मानित किया गया। कह रहे हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस पे टिक लगा देंगे वो क्वेश्चन कटेगा नहीं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्वेश्चन सीरीज चल रही है जो वो आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत में बाल श्रम से जुड़ी कलाकृति मैरी गोल्ड को सितंबर 2025 में लंदन के V&A म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा। 2025 में किया जाएगा ना, तो इसलिए किया जाएगा। अब नीता अंबानी जी का अलग जलवा है भाई साहब। अपने लड़के की शादी की तो अलग जलवा था इनका, इनके पूरे खानदान का, पूरे भारत पूरे विश्व में इन्हीं की शादी, बच्चे की शादी थी। ठीक है। सॉरी दोस्तों, खांसी आ रही थोड़ी बहुत, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही ना, इसलिए। नीता अंबानी जी को देख लीजिए, फेमस पर्सनालिटीज़ है भाई, फेमस तो है ही है, इतना क्या ही बताया जाए। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 142वें सत्र में सर्वसम्मति से इनको क्या किया गया। भारत की ओर से पुनः IOC का सदस्य चुन लिया गया है। इनको 2016 में पहली बार चुना गया था, कहाँ, रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों के दौरान। ठीक, IOC का सदस्य चुना गया था और उनको पुनः चुन लिया गया है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट, और इतना यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, पहली भारतीय महिला है। क्या है, पहली भारतीय महिला के रूप में उन्होंने वैश्विक निकाय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिसके पास पैसा है दोस्तों, पैसा है, वह वैश्विक योगदान दे या अवैश्विक योगदान दे, दोनों तरफ से उसको पूछा जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है, किसी उसको पूछा एक रोटी के लिए भी नहीं जाएगा। अब नीता अंबानी जी को वहाँ चुना जा रहा है, तो किस लिए चुना जाएगा भाई? क्रिकेट खेल लेती हैं क्या? कोई खेल खेल लेती है क्या? नहीं, उनके पास पैसा है, अथाह पैसा, अकूत संपत्ति, तो उनको क्या चुना जाता है। अब हमारे लोगों के पास में पैसा नहीं है, तो कौन पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है? तो इसलिए हम लोग रोज़ कुआं खोदेंगे, रोज़ पानी पिएंगे, वो वाली हालत हो जाती है। तो इसलिए हम लोग रोज़ खोदते हैं, रोज़ पढ़ते हैं और सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। शक्तिकांत दास दोस्तों, क्या शक्तिकांत दास, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में A+ रेटिंग दी गई इनको। और क्रिश्चियन के एक डेनमार्क का है, डेनमार्क के क्रिश्चियन केटल थॉमस, स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन के साथ A+ रेटिंग प्राप्त करने वाले वैश्विक रूप से केवल 3 केंद्रीय बैंकों में से एक है। ठीक है दोस्तों, RBI अपना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि सभी को मुद्रास्फीति नियंत्रण, आर्थिक विकास, मुद्रा स्थिरता, ब्याज दर प्रबंधन में उनके प्रदर्शन के लिए A+ रेटिंग दी गई। याद रखना, पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कुछ ऐसे लगते हैं जो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर कपिल दुआ 2 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ भारत में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में अग्रणी डॉक्टर कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है AAHRS, के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्या अध्यक्ष के रूप में चुना गया? चीन में 6 से 9 जून 2024 तक आयोजित AAHRS की 8वीं वार्षिक बैठक और सर्जिकल कार्यशाला में की गई थी। तो बस इतना याद रखना, एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर कपिल दुआ को नियुक्त किया गया है। यह इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे दोस्तों है काम्या कार्तिकेयन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, आप लोगों को एक बार में चट कर जाना है काम्या कार्तिकेयन को। भारत की काम्या कार्तिकेयन याद करवाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में एक शब्द निकालना पाप है। और हाँ, बोल रहे थे हमारे लोगों के पास पैसा है नहीं, पूछेगा कौन? पूछेगा पड़ोसी भी नहीं, पूछेगा अगल बगल वाला भी नहीं, पूछेगा रिश्तेदार भी नहीं, जब तक आप लोगों के पास में जेब में पैसा नहीं है। पैसा होगा उस दिन आप लोगों को पूछा जाने लगेगा। आप लोग सिलेक्शन लीजिए, आप लोग को भैया भैया कर कर पहले उठ जाएंगे, कहेंगे भैया इस पर बैठो, फिर उठ जाएंगे, कहेंगे भैया इस पर, अरे भैया यहाँ बैठो, अरे भैया यहाँ बैठो। ऐसे होता है सिलेक्शन के बाद में। ये हो जाती है हालत।
ना। ये भाई साहब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अपनी हमको क्लास करनी है और अपनी डिस्कशन करनी है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सिलेक्शन के बाद में भैया यहाँ बैठो, भैया यहाँ बैठो करना है सबको। भारत की काम्या कार्तिकेयन अपने पिता यस कार्तिकेयन के साथ 20 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर भारत की सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं। ठीक है, तो काम्या कार्तिकेयन को याद रखना, क्योंकि चढ़ चढ़ के हम लोगों को याद करवाने पर मजबूर कर दे रही हैं। 9 महीने क्या 16 साल 9 महीने की है इनकी उम्र। इनकी उम्र कितनी? 16 साल 9 महीने। इससे पूर्व रिकॉर्ड नोएडा के अर्जुन वाजपेयी जी के नाम था, जिन्होंने क्या किया था? 17 वर्ष 345 दिन में यह कीर्तिमान प्राप्त किया था। तो अब यह किसके पास में? काम्या कार्तिकेयन के पास में, क्योंकि वह 16 साल 9 महीने की है। करीना कपूर खान, कपूर से बनी खान, करीना जी के बारे में यूनिसेफ इंडिया ने क्या किया है? इनको अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त कर दिया गया है। बस यूनिसेफ इंडिया का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? यही प्रश्न सीधा सीधा आएगा। यूनिसेफ इंडिया का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूनिसेफ याद रखना। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं करीना कपूर खान जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है, तो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को याद होता होगा। मुनीब अमीन भट्ट आगे आप लोग के हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। मुनीब अमीन भट्ट आलिया भट्ट वाले नहीं हैं, उनके भाई भाई नहीं हैं। मुनीब अमीन भट्ट इनका अलग है, ये अलग हैं। दक्षिण कश्मीर में कुलगाम जिले के जंगलपोरा गांव के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले? जंगलपोरा गांव के रहने वाले हैं। तो कश्मीर साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, इनको याद रखना, ये बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं। कश्मीर साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। मुनीब अमीन भट्ट को क्या किया गया है? नासा के सिस्टम में विद्यमान उन कमियों को खोज निकाला है इन्होंने जो उसका डाटा लीक होने के कारण बन सकती थी, उसका डाटा लीक होने का कारण बन सकती थी। उन्होंने नासा के सिस्टम में विद्यमान उन कमियों को खोज निकाला है ना दोस्तों। दक्षिण कश्मीर के हैं अपने। भट्ट के इस उल्लेखनीय योगदान के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में प्रवेश दिया है। भाई साहब, इतना बड़ा काम कर लेगा आदमी, क्यों नहीं दिया जाएगा प्रवेश? टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट को दुनिया सलाम ठोकती है, तो वह वाली बात यहाँ सिद्ध होती है। रुचिरा कंबोज, भाई साहब ये जब से हमको लग रहा है, जब से ये कुछ शुरू की होंगी करना, तब से करंट अफेयर्स में बनी है। हमको लग रहा है ये कईयों सालों से करंट अफेयर्स में बनी है। रुचिरा कंबोज जी संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यरत पहली महिला अस्थाई प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हो गई। चलो खैर, अब इनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, अब यही लास्ट है पढ़ना इसी साल, अब नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सेवानिवृत्त हो गई हैं रुचिरा कंबोज जी। ये IAS भी रही हैं, IFS नहीं रही हैं, भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी भी रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह कह रही IFS रही हैं। ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, हाँ, अधिकारी भी रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ में ये देख लीजिए, यहाँ आइए, जहाँ पेन चल रहा है देख लीजिए। यूनेस्को में भी भारत की अस्थाई प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुकी हैं। अब बढ़ते हैं, रुचिरा कंबोज जी को याद रखना, यह प्रश्न उनसे बन सकता है, क्योंकि लास्ट बार प्रश्न बनाना है, वो बना ही देंगे। ऑस्कर विजेता अल्बर्ट एस रूडी द गॉड फादर और मिलियन डॉलर बेबी के लिए ऑस्कर जीतने वाले कनाडाई अमेरिकी फिल्म और टीवी निर्माता अल्बर्ट एस रूडी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह है आप लोग का कर्नल वैभव अनिल काले। ये अनिल काले जो जानते हो क्या? ये भाई साहब
इजराइल में जॉब कर रहे थे। और इजराइल में जॉब कर रहे थे, जॉब क्या कर रहे थे, ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जॉब कर रहे थे। ये सेना के पूर्व अधिकारी भी कर्नल रह चुके हैं। क्या हुआ इनको, संयुक्त राष्ट्र का झंडा लेकर जा रहे थे, गाजा के रफा इलाके से गुजर रहे थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत के हैं तो थोड़ा बहुत थोड़ा क्यों बहुत दुख होता है, शहीद हो गए। तो संयुक्त राष्ट्र का झंडा लेकर ये गाजा के रफा इलाके से निकल रहे थे। ठीक है, क्या किया, इजराइल ने हमला किया और इनकी जो है डेथ हो गई। बस इतना याद रखना कि कर्नल वैभव अनिल काले थे, भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल थे। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना, और कुछ याद करने वाला है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग इधर पहुंचाते हैं। 46 वर्षीय वैभव काले 1998 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। यह सब क्या कहते हैं इसको, ये पढ़ने वाला आप लोगों के लिए है नहीं, और प्रश्न यहाँ से बनेगा नहीं, बस यहाँ से स्टार्ट करिए। पीटर हिग्स, क्या, पीटर हिग्स, यह नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। पीटर हिग्स को हिग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल का खोजकर्ता माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप लोग इसको खा जाइए, चबा जाइए, चट कर डालिए, जैसे मन हो ऐसे याद कर लीजिए। पीटर हिग्स को याद रखना, हिग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल का खोजकर्ता माना जाता है इनको। और इनको क्या किया गया था, 8 अप्रैल 2024 को नोबेल पुरस्कार विजेता, इनका 8 अप्रैल 2024 को निधन हुआ और नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सत्यदीप गुप्ता, भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता मई 2024 में एक ही मौसम में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से, चौथी सबसे ऊंची चोटी है जो कि माउंट लोत्से दुनिया की सफल चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही बने हैं। 21 मई को माउंट एवरेस्ट पर और 22 मई को 2024 तक माउंट लोत्से पर चढ़ाई पूरी की। दौड़ते हुए जाते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, माउंट पर्वतारोही तो मतलब कमाल कर दिए हैं। ये भी पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ जी पर्वतारोही हैं। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया होगा। एक सीजन में 13 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एक ही है, क्या कितनी बार चढ़ा जाए, कितनी बार रिकॉर्ड बनाया जाए। ज्योति रात्रे 19 मई 2024 को मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी फिनटेक उत्साही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। 55 वर्ष की हैं ज्योति रात्रे, याद रखना एमपी की हैं। इससे पूर्व किसके नाम था, संगीता बहल के नाम था। आगे बढ़ते हैं। कामी रीता शेरपा, जितना इंपॉर्टेंट उतना बता रहे हैं, जो जिस पर आप लोग को कमांड करनी होगी उसको हम रुक के बताएंगे। कामी सीता शेरपा, नेपाल के कामी सीता शेरपा ने 30वीं बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ी है, 30वीं बार। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बना दिया 30 बार चढ़ के। एवरेस्ट मैन के नाम से भी जानी जाती है, एवरेस्ट मैन के नाम से जानी जाती है। कामी सीता रीता शेरपा नेपाल की हैं, याद रखना। अगले दोस्तों आप लोग के फेमस पर्सनालिटी मालती जोशी को देख लीजिए। ये वयोवृद्ध क्या है, लेखिका है। इनका मई 15 मई 2024 को हुआ था, इनकी डेथ हुई थी। पद्मश्री प्राप्तकर्ता मालती जोशी हैं। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। मालवा की मीरा, क्या दोस्तों, मालवा की मीरा से लोकप्रिय थी, मालवा की मीरा से लोकप्रिय थी मालती जोशी जी। 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2018। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दोस्तों बन जाते हैं, इनको याद रखना, ये कहीं से भी भटके ना और इनको भटकना ना देना, दिमाग में बसा लेना। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की थी, मराठी भाषाओं में 60 से अधिक किताबें लिखी। तो कुछ सबसे लोकप्रिय किताबें रही तो देख लीजिए, मध्यांतर रही, पटाक्षेप रही, पराजय रही, एक घर सपने का, वो मेरा घर, ये मेरा घर, औरत एक रात है, यह इनका उपन्यास है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फली सैम नरीमन जी को देख लेते, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएंगी। फली सैम नरीमन जी, ठीक है दोस्तों।
इनका निधन होगा। ये कौन थी? वरिष्ठ वकील थे सुप्रीम कोर्ट की। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1991, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2007 में। कब शामिल किया गया था इनको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण योगी राज जी को देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। अरुण योगी राज जी को सब लोग जानते भी होंगे क्योंकि भगवान राम की मूर्ति से संबंधित है और यह एक मूर्तिकार है। कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं अरुण योगी राज जी। कर्नाटक के मैसूर के हैं, याद रखना। मूर्तिकार हैं, ठीक है। 51 इंच मतलब 4.24 फीट ऊंचाई और 200 किलोग्राम वजन वाली मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। तो आप लोग याद रखना। और योगी राज द्वारा क्या किया गया था? नेता सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनाई गई, तो इंडिया गेट पर स्थापित किया गया है। अरुण योगी राज जी इंपॉर्टेंट है, इनका काम याद रखना। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, कितना गाना चला था, कितना गाना बजा था। बस 2-3 बची हैं, आप लोग देख लीजिए। आज आप लोग की खत्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। प्रभा अत्रे जी को देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं। प्रभा अत्रे जी कौन है? प्रभा अत्रे जी। भारत सरकार ने इन्हें 3 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। इनको भारत सरकार ने सम्मानित किया है। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया और पूरे महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ। 13 सितंबर 1932 को पुणे में इनका जन्म हुआ था और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित थी। यह पूछा जाएगा कि किस घराने से संबंधित है, तो किराना घराने से संबंधित थी प्रभा अत्रे जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुनव्वर राणा जी को देख लेते हैं। आहा, मुनव्वर राणा जी की एक कविता थी, माँ। क्या भाई साहब सुनाते थे, वाह वाह। अभी भी यह सोच लो तो मन खुश हो जाता है। अब पढ़ाना नहीं होता तो आप लोग को 2-4 मुनव्वर राणा जी की कविताएं सुनाता, मज़ा आ जाता आप लोग को, लेकिन अब पढ़ा दें, टाइम बहुत हो रहा है। अगली वीडियो क्लास लेंगे तो मुनव्वर राणा जी की 2-3 लाइनें सुनाएंगे, बढ़िया बढ़िया। प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का 71 वर्ष की आयु में 14 जनवरी 2024 को लखनऊ में इनका निधन हुआ, 71 वर्ष की आयु में, ठीक है दोस्तों। इनका जन्म देख लीजिए 26 नवंबर 1952 को हुआ था। और दोस्तों आगे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। इनको गज़लों के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है, विशेष गज़लों के लिए। इन सबसे लोकप्रिय कविताओं में एक कविता थी इनकी माँ पर। माँ पर जो बोलते थे वाह वाह, आहा। अभी सोच लो तो मज़ा आ जाए। एक बार आप लोग यूट्यूब पर जाके सर्च करना भाई साहब की और मुनव्वर राणा जी की। 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। उस्ताद राशिद खान, ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुनव्वर राणा जी से, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 9 जनवरी 2024 को इनका निधन हुआ। डेट बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी, उस्ताद राशिद खान जी की। ये कौन थे? हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक थे। उस्ताद राशिद खान जी का कोलकाता में 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कैंसर से पीड़ित थे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे राशिद खान। कहाँ जन्म हुआ था? बदायूं में। उस्ताद निसार हुसैन खान से प्राप्त की थी। क्या प्राप्त किया था? प्रशिक्षण, ठीक है दोस्तों। बस इतना याद रखना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं बनता है। बाकी पर्सनालिटीज़ तो दिलो दिमाग में बसनी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी। दोस्तों अगला टॉपिक आप लोग का होगा मेरे फ्रेंड, मेरे सांसें मेरी जिगर के टुकड़ों। आप लोग की क्लास अगले से स्टार्ट होगी, चर्चित स्थल। चर्चित स्थल के लिए आप लोग तैयार रहना। आप लोग की क्लास मैक्सिमम एक क्लास में यह निपटा दिया जाएगा। फिर जल्दी जल्दी होंगे दोस्तों। आप लोग शेयर कर देना वीडियो को, क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करवाएंगे तो आप लोग को अभी पवन सर से क्लासेस करवाई जा रही। पवन सर को भी कुछ फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे, नहीं तो वो क्लासेस बहुत तगड़ी लेते हैं। मैथ्स की हो चाहे रीजनिंग की, मज़ा आ जाता है आप लोग को। तो दोस्तों शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।